हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बिल्कुल छोटा सा और बेसिक सा जो है टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को आप लोगों ने कभी ना कभी प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा और आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते भी हो, ठीक है। और लास्ट में हम लोग करेंगे इसके ऊपर 10 MCQs, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% गारंटीड के साथ क्या हो, सही हो, ठीक है गाइस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखो यार, अगर आप लोग अपने आसपास जो है नज़र दौड़ाओ तो आपको हज़ारों लाखों किस्म की चेंजेस जो है वो नज़र आती हैं, ठीक है ना। इवन कि आपकी बॉडी के अंदर ही देखो कितनी टाइप की चेंजेस आ रही हैं। अगर मैं एग्जांपल देने बैठूंगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आप लोग जानते हो कि कितनी टाइप की चेंजेस होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये चेंजेस जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। इनको क्लासीफाई किया गया है दो तरीके से। एक तो ये फिजिकल चेंजेस हो सकती हैं या फिर केमिकल चेंजेस हो सकती हैं। तो इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल चेंज क्या होती है। तो फिजिकल चेंज के लिए हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चेंज जिसके अंदर क्या हो, जब किसी भी चीज़ की कोई एक सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब चेंज आएगा तो वैसी चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज ए चेंज विच अक्कर्स व्हेन देयर इज एन अल्टरेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस। तो बात आती है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना। हमने बोला ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर चेंज आएगा तो उसको फिजिकल चेंज बोला जाएगा। लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आर दोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सबस्टांस दैट डिस्क्राइब्स इट्स फिजिकल नेचर। यानी कि एक कोई सबस्टांस है हमारा, उसका जो फिजिकल नेचर है वो किसके द्वारा हमें पता चलेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो अब ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तो जैसे हमारे पास कलर है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी है कि कोई चीज़ कितनी घनी है, वो भी उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। शेप है, ठीक है ना, अलग अलग शेप्स की आप लोग चीज़ें देख रहे हैं, कोई सिलेंडर में है, कोई स्क्वायर में है, कोई स्फेयर में है ना, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की हैं, तो वो उसकी शेप हो गई। उसके बाद साइज़, कोई छोटा है, बड़ा है, कोई मीडियम टाइप का है, फिर वॉल्यूम आ गया। तो ये जो है हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सीधा अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिनको आप अपनी फिजिकल सेंसेस के साथ जिनको आप लोग रियलाइज़ कर सकते हो, है ना। किसी चीज़ को आप लोग अगर देख रहे हो, किसी चीज़ को आप स्मेल कर रहे हो, किसी चीज़ को आप लोग फील कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो बेसिकली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं जिनको आप लोग फील कर पा रहे हो अपनी फिजिकल सेंसेस के द्वारा। तो आगे देख लो कि यहाँ पे मैंने फर्दर लिखा हुआ है फिजिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज में भी डिफाइंड एज द चेंज विच अक्कर्स इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर या स्टेट, या फिर कोई और भी इसके अलावा हो सकता है, ठीक है। कि कैसी होगी हमारी चेंज, फिजिकल चेंज ऐसी चेंज होगी जिसके अंदर कभी भी किसी चीज़ के साइज़ के अंदर, उसकी शेप, कलर, टेक्सचर, स्टेट, इन चीज़ों के अंदर अगर चेंज आया तो हम बोलेंगे कि वो चेंज कैसी है, फिजिकल चेंज, पहली बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि उस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना। अगर मान लो वाटर है हमारे पास, तो वाटर अगर जो है, अगर मैं बोलूँ उसकी स्टेट चेंज कर रही है, ठीक है ना, मेरे पास है लिक्विड फॉर्म में है वाटर, तो वाटर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किस में, आइस में, यानी कि बर्फ़ बन रही है उसकी। तो अब उसके अंदर वाटर लिक्विड स्टेट में जब था, वो पानी था जब, तब उसके अंदर था H2O। क्या था, H2O। अब जब वो कन्वर्ट हुआ किस में, आइस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, आइस, तो तब भी उसके अंदर क्या रहेगा, H2O। यानी कि उसकी जो मॉलिक्यूल की कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तीसरी बात ये है कि हमारे पास कोई भी न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। कब, जब फिजिकल चेंज होता है। समझ आ गई बात। पहली बात हमने बोली कि जब भी किसी चीज़ के साइज़ में, शेप में, कलर में, टेक्सचर में, या फिर स्टेट में, या फिर डेंसिटी, वॉल्यूम में भी अगर कोई मतलब चेंज आएगा तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। दूसरी बात कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। और तीसरी बात हमने बोला कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि जो पहले चीज़ थी वही बाद में रहेगी, चेंज होने के बाद में भी वही रहेगी। और चौथी बात कि जो फिजिकल चेंज होती है वो होती है रिवर्सिबल, ठीक है ना। रिवर्सिबल मतलब समझते हो ना, कि अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उस दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म में भी जा सकती है। जैसे मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारे पास वाटर है, ठीक है ना, पानी है, पानी को हमने क्या किया, ठंडा किया तो वो बर्फ़ बन गया। अब वापस से उसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा हीट करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो रिवर्सिबल हो गई ना ये चेंज। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे देखो, कुछ पिक्चर में भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं और कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है,
फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग है। तो ये हमारे पास सारी की सारी कैसी हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई भी हमारे पास नया प्रोडक्ट बन रहा है और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगी, और साथ ही ये सारी की सारी रिवर्सिबल हैं, ठीक है ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस की मैं बात करूँ, यहाँ पे आइस क्यूब है हमारे पास, तो ये पानी से बना था, अब ये वापस मेल्ट करके पानी ही बन रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही यहाँ पे। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर है, पानी था इसको इवेपोरेट किया हमने तो गैसियस फॉर्म में चला गया, ठीक है ना। अब उस गैस को वापस से ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ सैंड विद वाटर है, तो अब सैंड को पानी के साथ मिक्स कर दो, कोई नई चीज़ बनती है क्या, नहीं बनती। दोनों को सेपरेट आउट भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, रिवर्सिबल है। उसके बाद स्ट्रेडिंग ऑफ पेपर, इसको भी देखो आप लोग, पेपर है, मान लो आपके पास कोई एक पेपर है, अगर उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में काट दो तो क्या होगा, वो फिजिकल चेंज ही होगी ना, क्योंकि नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा हमारे पास कुछ भी। उसके बाद चॉपिंग ऑफ वुड है, लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट दो, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, तो कुछ भी कर लो, मतलब इस टाइप की जितनी भी किसी भी मतलब चीज़ के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, उसके साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, स्टेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, किसी भी चीज़ में अगर चेंज आया तो वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं, बात करते हैं केमिकल चेंज क्या होती है। तो अब देखो, हमने बोला था कि फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे हम लोग, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। तो ऐसे ही हम लोग केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। तो बात आएगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सेम वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की जो उसके केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करेंगी, ठीक है। तो अब केमिकल नेचर क्या है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है। जैसे कोई, मान लो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कैसे किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ टॉक्सिक है या नहीं है, कितनी टॉक्सिक है, तो वो हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से पता चलेगा, ठीक है ना। या फिर कोई एक सब्सटेंस है हमारे साथ, कि किस चीज़ के साथ वो रिएक्ट करता है या किस तरीके से करता है, कम करता है या ज़्यादा करता है, वो भी हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब भी कोई भी हमारे पास केमिकल चेंज होगा तो हमेशा कोई नई चीज़ बनेगी, ठीक है। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं था, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, हमारे पास हमेशा कोई नई चीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड या न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। उसके बाद तीसरी बात, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। क्या बोला मैंने कि मॉलिक्यूल की जो उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, यानी कि जिससे वो बना हुआ है, वो चेंज कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा, बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी है, आप लोग उसको जलाओ, लकड़ी, पता है आप लोगों को, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर होता है कार्बन। अब लकड़ी की भी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसके अंदर कार्बन है। अब मैंने उसको जलाया है, जब मैंने उसको स्टार्ट किया जलाना, तो उसके अंदर क्या था, कार्बन था। अब उसके साथ जलने में कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ने उसको हेल्प किया जलने में, तो अब क्या बना बीच में से, ठीक है ना, बीच में से निकलती है CO2 गैस। देखो CO2 क्या है, एक नया प्रोडक्ट है। अब CO2 बन के उड़ गई, ठीक है ना। लकड़ी क्या थी, सॉलिड। अब जो CO2 बनी है वो है गैस, नया प्रोडक्ट है एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। उसके बाद लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास, ऐश, तो उसकी जो है अलग कंपोजिशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि बर्निंग, कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो एक प्रकार की केमिकल चेंज होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमेशा कोई नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और चौथी बात कि जो केमिकल चेंज होती है वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल बोले तो कि मतलब उसको आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला था कि आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर को आपने क्या किया, मतलब ठंडा किया उसको तो बर्फ़ बन गई। अब बर्फ़ को आपने वापस से हीट किया तो क्या बन गया, पानी। लेकिन क्या अब आप लोग लकड़ी को एक बार जला दो तो उस जली हुई लकड़ी से आप लोग वापस लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फिजिकल और केमिकल चेंज के। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंज के ऊपर, थोड़ी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखी भी है और आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रही हैं। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, आप लोग सारे जानते हैं। उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये अपने हम लोग स्कूलों के अंदर जो है इस प्रैक्टिकल को करवाते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन होता है तो उसको बर्न करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक केमिकल चेंज होती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, देखो दवाइयाँ अलग अलग किस्म की अलग अलग केमिकल से बनाई जाती हैं, तो वो थ्रू केमिकल चेंज बनती हैं। उसके बाद कुकिंग ऑफ एन एग, अगर आप अंडा ले लो, उसको बॉयल कर दो। अब अंडा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, उसके अंदर येलो कलर का मटेरियल होता है, तो बाद में अगर आप लोग उसको कर दो तो वो क्या बन जाता है, सॉलिडिफाइड। तो
तो वो एक केमिकल चेंज की वजह से बनता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, उसके बाद बर्निंग ऑफ वैक्स। अब देखो पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, कहाँ गया, ये है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स और यहाँ है बर्निंग ऑफ वैक्स। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बर्निंग और मेल्टिंग। अब जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, एक केमिकल चेंज है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि जो केमिकल चेंज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि ये हमारे पास एक एसिड है, उसको बेस के साथ अगर हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। तो वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अलग अलग जो है आप लोग पिक्चर्स दी हुई हैं, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेना। उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई एक केमिकल चेंज होती है तो उस दौरान यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये चीज़ें हमेशा होंगी। जैसे अगर मान लो कोई एक केमिकल चेंज हो रही है तो उस दौरान हो सकता है कि इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो, या मतलब हीट अंदर आएगी उस सब्सटेंस के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर में से बाहर निकलेगी, या फिर हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो, साउंड पैदा हो। जैसे मान लो कि सोडियम लेते हैं हम लोग, पानी में फेंकते हैं तो केमिकल चेंज होता है, एकदम से ऐसे बम फटता है जैसे, तो वैसे आवाज़ आती है। ठीक है। उसके बाद चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस, कलर चेंज करता है। जैसे हम फिनाफ्थलीन के कुछ प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे, तो उसके अंदर कलर चेंज आता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास हज़ारों एग्जांपल्स होती हैं, कितनी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। चेंज इन स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, जैसे मान लो कोई चीज़ सड़ जाती है तो वो भी एक केमिकल चेंज है, उसमें स्मेल में चेंज आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक है ना, अलग अलग किस्म की गैसेस निकलती हैं, वो भी केमिकल चेंजेस होती हैं। या फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एज ए रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब हो गया कि कोई चीज़ बच जानी लास्ट में। ठीक है। तो ये सारी इनमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो हमेशा होती है जब भी कोई एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कोई पर्टिकुलर टाइप की एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कैसे होती है, तो इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो देखो बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो इस प्रकार से आपने कोई ना कोई चीज़ हमेशा देखी होगी, यहाँ पे जैसे बहुत सारे नट एंड बोल्ट पड़े हुए हैं जिनको जंग लग गया है। ठीक है ना। ब्राउनिश कलर का ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर। अब होता कब है, जब भी हमने अपने आयरन के आर्टिकल्स कभी ओपन स्पेसेस में छोड़ दिए जहाँ पे पानी है या फिर डायरेक्ट हवा का कांटेक्ट है, तो इनके ऊपर ये ब्राउनिश कलर का ये कुछ जम जाता है, जिससे आयरन जो है हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो देखो क्या है, व्हेन एन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर इट रिएक्ट्स विद देम एंड फॉर्म्स रेड कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। मतलब रस्ट की फॉर्मेशन कब होती है, जब हमारा आयरन हवा के साथ, यानी कि हवा के अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो तो होता ही है उसके अंदर, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, एंड विद वाटर, पानी और ऑक्सीजन दो चीज़ों के कांटेक्ट में जब हमारा आयरन आएगा तो उसके ऊपर ब्राउनिश रेड कलर का एक क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, पाउडर टाइप सा बन जाएगा, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। अब रस्टिंग जो है वो एक होती है केमिकल चेंज, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्या बनता है इसमें, देखो आयरन था हमारे पास, अब मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये है आयरन, ये आप लोग जो आर्टिकल देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, आयरन है। अब इसके ऊपर अटैक किया किसने, ऑक्सीजन ने, उसके बाद अटैक किया पानी ने, वाटर ने, H2O ने। तो जब इन दोनों ने आयरन के ऊपर अटैक कर दिया तो ये था हमारे पास प्योर आयरन, क्या था, प्योर आयरन था यहाँ पे Fe। अब जब दोनों ने अटैक किया तो उसके बाद ये बन गया हमारे पास आयरन का ऑक्साइड। तो उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स Fe2O3 और x टाइम जो है यहाँ पे मैंने H2O लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है एक आयरन के ऑक्साइड की। अब पीछे क्या था, आयरन था, आगे हमारे पास क्या बना है प्रोडक्ट में, आयरन का ऑक्साइड। तो आयरन एक अलग चीज़ है, आयरन का ऑक्साइड एक अलग चीज़ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसलिए हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसको क्या बोलेंगे कि वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और आप काफ़ी सारी चीज़ें आप इनमें से जानते भी हैं। और चलिए आपका एक तरीके से ये रिवाइज भी हो रहा है, जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग नहीं जानते तो वो अच्छे से देख लें एक बार इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर आपकी आयरन को रस्टिंग लग जाती है या आप लोग उसको बचाना चाहते हैं कि रस्ट ना लगे, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले होती है पेंटिंग। आपने देखा है घर के अंदर जो है आपके पास काफ़ी किस्म के अलग अलग आयरन के आर्टिकल होते हैं, उनके ऊपर पेंट किया हुआ होता है, ठीक है ना। या फिर अगर आपके घर के अंदर विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनके ऊपर आप लोग पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर
जंग ना लगे, यानी कि रस्ट ना लगे। तो क्या सिंपल सा एक तरीका है कि आपको बेसिकली करना क्या है कि जो आयरन है उसको बचाना है अपने इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपके पास हवा होती है, हवा में होता है ऑक्सीजन और साथ ही साथ होता है वहाँ पे मॉइस्चर, और मॉइस्चर क्या होता है, पानी। तो इन दोनों चीज़ों से, यानी कि ऑक्सीजन और पानी से आपको जो है अपने आयरन को बचाना है। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, आयरन का जो आर्टिकल होगा उसके ऊपर एक पेंट की जो है लेयर कर देते हो। तो उससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बिटवीन द आयरन आर्टिकल एंड योर ऑक्सीजन एंड वाटर, वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही वो कट ऑफ हो जाएगा तो आपका आयरन आर्टिकल सेव हो जाएगा, उसको रस्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात आती है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होती है कि आप लोग क्या करते हो, कोई एक चीप मेटल ले लेते हो, ठीक है ना, एक चीप मेटल ले लोगे। अब उसको जो है आप लोग आयरन के ऊपर जो है उसकी पतली सी फिल्म चढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो मतलब सेम जैसे मैंने पेंट का जो आपको बोला कि उसमें भी जो है ऑक्सीजन का और वाटर का कट ऑफ हो जाता है, किससे, आयरन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो उससे वो सेव हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग एक कोई चीप मेटल लेंगे, उसको जो है आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो सप्लाई होगी हमारी मॉइस्चर की, जहाँ ऑक्सीजन की, वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी आयरन के साथ, तो हमारा जो आयरन है वो सेव हो जाएगा। अब इसके अंदर गैल्वेनाइजेशन के अंदर होता क्या है कि जिंक या फिर क्रोमियम मेटल, अब बेसिकली क्रोमियम तो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जिंक जो है वो थोड़ा चीप किस्म का जो है मेटल है, इसको हमेशा चढ़ाया जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो गैल्वेनाइजेशन में हमेशा क्या होता है कि जिंक को अप्लाई करवाया जाता है आयरन के ऊपर थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि हम लोग एक सोल्यूशन बना लेते हैं उस मेटल का, जिसको हमने दूसरे के ऊपर चढ़ाना है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, जिंक को चढ़ाना हमने आयरन के ऊपर, तो जिंक का हम लोग एक सोल्यूशन बना लेंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर डालेंगे हम लोग किसको, आयरन को। अब उसके बीच में से करते हैं पास इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो जिंक के आयंस होंगे वो उसके ऊपर एक फिल्म की फॉर्म में जो है आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उस चीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सोने के ऊपर जो है मतलब ये कि आयरन की चीज़ों के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल सोना ही है। तो जैसे आप लोग अगर एक सोने की अगर आप लोग रिंग खरीदते हैं, तो रिंग भी आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपये की पड़ती है एक, ठीक है ना। अब तो शायद और भी महंगा हो गया होगा। तो लेकिन अगर सेम वही रिंग जो है वैसी ही सोने की तरह दिखने वाली अगर आप लोग बाज़ार में जाते हैं तो आपको 40-50 रुपये या 100 रुपये में वो मिल जाएगी। तो कंपैरिजन कर लो आप लोग, मतलब दोनों चीज़ें दिखने में सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ है, एक के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, लेकिन एक जो है हमारा प्योर मेटल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होती है कि एक मतलब मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देना, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मिक्स करके जो है एक नया मेटल बन जाता है हमारे पास, जिससे जो उसके ऊपर जंग वगैरह यानी कि रस्ट वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है गाइस। कि वो होता क्या है इसमें बेसिकली, जैसे आप लोगों ने क्या किया, स्टील का नाम सुना होगा आपने। स्टील क्या है बेसिकली, आयरन के बीच में कार्बन को मिक्स किया गया है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत किस्म के अलग अलग बेल मेटल है, ठीक है ना, जर्मन सिल्वर है, ये कुछ एलॉयज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको बेसिकली क्यों बनाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ एनहांस कर जाती हैं। जैसे हमारा आयरन है, उसके ऊपर जंग लग जाता था, लेकिन जब हमने उसके अंदर कार्बन डाल दिया तो वो स्टील बन गया था, स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड हैं जिससे हम लोग आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आती है बर्निंग ऑफ कैंडल। अब देखो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है बेसिकली, इसके अंदर दो टाइप की चेंजेस होती हैं, एक फिजिकल भी होती है और केमिकल भी। इसमें जो है बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल कैसी है, एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो बेसिकली इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो इसमें जलता है हमारे पास वैक्स और विक, ठीक है ना, विक जो इसकी बत्ती होती है, और दूसरा जो है इसके अंदर क्या होता है, मेल्ट करता है वैक्स, ठीक है ना। एक तो चीज़ जलती है और दूसरी मेल्ट करती है। अब जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होती है वो होती है फिजिकल चेंज, क्योंकि पहले भी वैक्स था, मेल्ट होने के बाद भी वैक्स है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। लेकिन बर्निंग ऑफ विक क्या है या फिर वैक्स क्या है, जब भी कोई चीज़ जलती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि वो केमिकल चेंज होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसके अंदर क्या होगा, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो चेंज इरिवर्सिबल होगी। इसलिए क्या होगा, वो कैसी चेंज होगी, केमिकल चेंज होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये बर्निंग ऑफ हमारे पास वैक्स है, तो इसमें ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है ना। अब इसके साथ जब ये ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट कर रही है, तो विक जहाँ से जल रही है, जहाँ फिर हमारा वैक्स जल रहा है, तो यहाँ से फिर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्टीम वगैरह निकल रही है, और साथ में
हीट वगैरह भी निकल रही है। तो ये एक प्रकार की केमिकल चेंज है। और यहाँ पे ये मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, बेसिकली एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया है कि वैक्स जब जलता है तो उसके दौरान क्या फॉर्मेशन होती है। तो वैक्स बेसिकली हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, पैराफिन वगैरह का नाम सुना होगा आपने। तो ये एक प्रकार का हमारे पास C22H46 जो है एक वैक्स है, हाइड्रोकार्बन है। जब इसके अंदर क्या करेगी, ऑक्सीजन इसको जलाएगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है ना बर्निंग को, तो ऑक्सीजन इसको जला रही है, तो बीच में से क्या निकल रहा है, CO2 और प्लस वाटर वगैरह निकल रहा है। तो ये एक केमिकल चेंज हो रही है। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और यहाँ तक ही हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है बेसिकली। तो इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि बाकी भी जो आपकी केमिस्ट्री की जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आपको जो है प्रैक्टिस हो, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं किस प्रकार से उसके ऊपर जो है आपके लिए MCQ जो है वो बनाऊं। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है MCQs देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आता है द चेंज विच इन्वॉल्व्स अल्टरनेशन इन साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा। मतलब अब ऐसी चेंज का नाम बताना है आपने कि जिसके अंदर चेंज आता है, किसके अंदर, साइज़, शेप या फिर कलर के अंदर। मतलब ऐसी कौन सी चेंज है जिसके अंदर साइज़, शेप, कलर में चेंज आता है। तो आप लोग जानते हैं फिजिकल चेंज होती है वो, केमिकल चेंज में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फिजिकल चेंज। बिल्कुल सिंपल सा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। अब यहाँ में लिखी है कुछ चेंजेस, तो इनमें से बताना फिजिकल चेंज कौन सी है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज होती है, अभी पढ़ा हमने। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग या बर्निंग नाम आ गया तो मतलब क्या हो गया, ये हमारी केमिकल चेंज है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, चेंज इन कलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एनी और ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए पीछे कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमेशा। तो अब देखो, जब भी कोई एक केमिकल चेंज होती है तो उस दौरान कलर चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है ना, पढ़ा ना, एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ हीट वगैरह हो सकता है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, या फिर एनी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली आने वाला है डी, क्योंकि इनमें से कोई एक चेंज भी हो सकती है या फिर ये सारी भी हो सकती है, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को इस चीज़ का क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ पीछे जाके जो मैंने आपको बताया है उसको देखिएगा। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी जो है गैल्वेनाइजेशन जो है वो रस्टिंग को रोकती है। आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर। तो आपको पता है जिंक के द्वारा की जाती है, किसकी, आयरन की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, ए। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसको किससे बचाया जाता है, बाय अप्लाइंग पेंट, ये तो ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, ये भी ठीक है। बाय फॉर्मिंग एलॉय, ये भी ठीक है। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों से किया जाता है। केमिकल चेंज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरे मतलब वर्ड्स में, केमिकल कंपाउंड, ये तो नहीं आएगा, केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारा करेक्ट है, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज कौन सी होती है, तो अब याद करो, रिवर्सिबल कौन सी होती है, फिजिकल, और इरिवर्सिबल कौन सी होती है, केमिकल, क्योंकि उसके अंदर नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज कर जाती है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रिमेन्स डैश। फिजिकल चेंज के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो वो कैसा रहता है, सेम रहता है, आपको पता है, अनचेंज्ड होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस इन डैश। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस किस में होता है। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से देखना आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है फर्स्ट और थर्ड, फिजिकल में तो नहीं होता। उसके बाद ओनली 2, केमिकल चेंज, नहीं ऐसा भी नहीं है। उसके बाद 2 और 3, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है ना, तो इसका मतलब 2 और 3 आएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, 2 और 3। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन प्रिवेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किस चीज़ को प्रिवेंट करती है, रस्ट, कोरोजन, बोथ या फिर नॉट। अब देखो यहाँ पर रस्ट लिखा हुआ है ना, अब रस्ट जो है बेसिकली ये हमारे पास जंग लगना होता है आयरन के केस में। अब लेकिन अलग अलग दूसरे मेटल जैसे सिल्वर है, अब आपने देखा होगा चांदी का कलर चेंज कर जाता है, गोल्ड का कलर चेंज कर जाता है, कॉपर के ऊपर कुछ ग्रीनिश कलर बन जाता है। उनके केस में भी जब हम लोग रस्टिंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, कोरोजन। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। और वो मेटल क्या होगा, अगर आयरन होगा तो उसको रस्ट बोल देंगे। अगर आप दूसरे सिंपल आपके जो मेटल्स हैं, जैसे आपका कॉपर है, गोल्ड है या सिल्वर है, तो उनके केस में आप लोग कोरोजन ही बोलते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप लोग किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, कोई भी मेटल हो। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, बी,
ठीक है ना, क्योंकि करोजन के अंदर आपका रस्ट भी आ जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।